प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वंदना बरमेचा, सह आचार्य हिंदी। आज हम पढ़ेंगे बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत यात्रा संस्मरण ठेले पर हिमालय, जो कि धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। इसका प्रारंभिक परिचय हम पिछले लेक्चर में प्राप्त कर चुके हैं और धर्मवीर भारती जी के बारे में भी पिछले व्याख्यान में बात हो चुकी है। हम बात करते हैं अब इस यात्रा संस्मरण की। लेखक अपने इस संस्मरण की शुरुआत कुछ इस तरह से करता है कि उसने ये ठेले पर हिमालय शीर्षक क्यों रखा। खासा दिलचस्प है यह, और लेखक का कहना है कि इसे ढूंढना नहीं पड़ा, बैठे बिठाए मिल गया। एक बार क्या हुआ था कि वो अपने किसी मित्र के साथ खड़े थे और ठेले पर बर्फ़ की सीलें लादे हुए बर्फ़ वाला आया था। तो उस समय बर्फ़ से थोड़ी थोड़ी भाप उड़ रही थी। अब जो वो मेरे साथ जो मित्र खड़ा था, मतलब लेखक कह रहे हैं कि मेरे साथ जो मित्र खड़ा था उनका जन्म स्थान अल्मोड़ा है। वे उसको देखते रहे और खोए खोए से बोलने लगे, यही बर्फ़ तो है हिमालय की शोभा। और अचानक से शीर्षक धर्मवीर भारती जी के मन में कौंध गया, ठेले पर हिमालय। तो ये सब बातें उन्होंने अपने मित्र को बताई, पर बातें तो बता दी, लेकिन ऐसा लगा कि वह मित्र जो उसके हृदय में ये बर्फ़ कहीं मन को खरोंच गई। माने जो पुरानी यादें थी उसके निकट अभी नहीं रह पा रहे थे, या जो भी स्मृतियाँ उनकी जागृत हो गई हो। और सच बात, इस संस्मरण में लेखक आगे अपनी कौसानी की यात्रा का चित्रण करता है। तो कौसानी यानी हिमालय में एक स्थान। तो बर्फ़ को बहुत निकट से देखने के लिए ये लोग कौसानी गए थे। नैनीताल से रानीखेत और रानीखेत से महाकाली के मोड़ों को पार करते हुए कोसी से आगे है कौसानी। तो ये सफ़र का यह रास्ता अत्यंत सूखा कुरूप था, पानी का कहीं नाम निशान नहीं था, और रास्ते में थोड़े बहुत खेत थे, टेढ़े मेढ़े थे, और बस का ड्राइवर भी कुछ ऐसा नौसिखिया और लापरवाह था कि उतरने से पहले सब मुसाफिरों के चेहरे पीले पड़ चुके थे। फिर क्या हुआ कि उतर गए भाई कोसी में। फिर शुक्ल जी भी उनके साथ आने वाले थे, तो 2 घंटे बाद दूसरी बस से, दूसरी लारी से वो उतरे। तब जान में जान आई, क्योंकि शुक्ल जी के जैसा सफ़र का साथ पिछले जन्म के पुण्यों से ही मिलता है, और उन्हीं के कहने से लेखक ने यहाँ आने का प्रोग्राम बनाया था, कार्यक्रम तय किया था। लेकिन शुक्ल जी के साथ एक व्यक्ति कोई और दिखा, लंबा दुबला शरीर, पतला सांवला चेहरा। वे थे साथ में एक चित्रकार, बड़े अजीब पर्सनालिटी और अजीब ही उनकी चाल, और वे थे चित्रकार सेन। और फिर उसके बाद में कोसी से फिर वो कौसानी के लिए फिर बस में बैठे चले। तो सारा दृश्य बदल गया। सुडौल पत्थरों पर कलकल करती हुई कोसी नदी, किनारे के छोटे छोटे गांव, हरे मखमली खेत, कितनी सुंदर है सोमेश्वर की घाटी, हरी भरी। और फिर धीरे धीरे निर्जन चीड़ के जंगलों से गुजरती हुई बस चली जा रही थी। मौसम अच्छा था, लेकिन फिर भी लेखक का कहना है कि उस घाटी के सौंदर्य को देखकर भी मेरे मन में एक निराशा सी छा रही थी। क्यों? क्योंकि अब तो कौसानी आने वाला है, लेकिन फिर भी एक अतुलनीय सौंदर्य की जो हम कल्पना करके आए थे, या जो जादू सुना जाता था, या कोई मित्र उसे कश्मीर से भी अच्छा बता रहा था, तो वैसा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। कोई कह रहा था कि यह कश्मीर का स्विट्ज़रलैंड है, स्विट्ज़रलैंड का आभास होता है। तो इतनी प्रशंसा के योग्य तो ये चीज़ें नहीं है जो रास्ते में दिखाई दे रही है। ये सोच सोचकर भारती जी के मन में अधैर्य, असंतोष और क्षोभ आ गया। वो बोलने भी लगे, लेकिन शुक्ल जी बिल्कुल तटस्थ रहे, चुप रहे। फिर क्या हुआ कि सोमेश्वर की घाटी के उत्तर में जो पर्वतमाला थी, उसके शिखर पर कौसानी बसा हुआ है, और कौसानी में दूसरी ओर से फिर ढाल शुरू हो जाता है। बस वहाँ रुकी। उतरते ही देखा छोटा सा उजड़ा हुआ गांव, और बर्फ़ का तो नामो निशान नहीं। तो यही महसूस हुआ, अरे ठगे गए हम लोग, तो इतनी दूर व्यर्थ आए मेहनत करके। खिन्न मना अन्न खाते हुए बस से उतरे, लेकिन जैसे ही उतरे बस पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध खड़े रह गए। अब वो पत्थर की मूर्ति की तरह स्तब्ध
क्यों खड़े रह गए, ऐसा क्या दिखाई दिया उन्हें, इसको हम देखते हैं हमारे अगले व्याख्यान में। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। मैं आपसे कुछ और बात भी करना चाहती हूँ इस व्याख्यान के साथ साथ। जैसी कि परिस्थितियाँ चल रही है हमारे आसपास, बीमारी एक भयंकर रूप लेती जा रही है और संभवतः बीमार व्यक्ति बीमारी से उतना नहीं, बीमारी से तो टूट ही रहा है, लेकिन वह अपने आसपास के घबराए हुए से माहौल के कारण जीने का हौसला भी खो बैठता है। तो ऐसे में सभी स्वस्थ जनों का, परिवारजनों का, शुभचिंतकों का यह दायित्व बन जाता है कि उसका मन लगाए रखें, नकारात्मक बातें न पेशेंट के साथ करें और हम सब भी नकारात्मक बातों को स्थान न दें और परिस्थितियों को झेलने की क्षमता अपने अंदर उत्पन्न करें और जो है अपने भीतर एक परिस्थिति के अनुकूल जो भी होगा उससे निपटना ही है और पर्याप्त सावधानी रखें। आवश्यक हो, बहुत आवश्यक हो तभी घर से निकले। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबका जीवन अमूल्य है। न खुद संक्रमित होइए, न संक्रमण की वजह बनिए। प्लीज़ 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 मास्क लगाकर ही घर के बाहर जाइए। अपना भी ध्यान रखें और बाकी सबका भी ध्यान रखें। थैंक यू।